वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म शिंजो आबे की आखिरी रसूम में की शिरकत। वज़ीर आज़म मोदी ने आज शिंजो आबे को किया याद। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिंजो आबे को पेश किया ख़राज अक़ीदत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी हममंसब फ्यूमियो किशिदा के साथ अपने जापान के दौरे पर दो तरफ़ा मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने भारत जापान ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का किया इज़हार। फ्यूमियो किशिदा ने PM मोदी के जापान दौरे पर अदा किया उनका शुक्रिया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के दौरे के दूसरे दिन बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग सहूलत का किया इफ्तिताह। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जनूबी जोन का संग बुनियाद भी रखा। सदर जमहूरिया सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी की इफ्तिताई तकरीब में भी हुई शामिल। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन क्रिक कॉलेज के ज़ेर तामीर 750 बिस्तरों की जदीद अस्पताल का रखा संग बुनियाद। अमित शाह ने GTU की नई इमारत का भी रखा संग बुनियाद। PFI के ठिकानों पर फिर से कार्रवाई। दिल्ली, UP समेत 8 रियासतों में PFI के ठिकानों पर छापेमारी। PFI के 160 से ज़ायद कारकुनों को लिया गया हिरासत में। माजी के मशहूर फिल्मी अदाकारा आशा पारेख को सिनेमा का सबसे बड़ा एजाज़ दादा साहब फाल्के अवार्ड देने का ऐलान। उन्हें इस साल 30 सितंबर को नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान दिया जाएगा ये अवार्ड। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के आजानी साबिक़ वज़ीर आज़म शिंजो आबे की आखिरी रसूम में शिरकत की। वज़ीर आज़म मोदी ने आजानी शिंजो आबे को ख़राज अक़ीदत पेश किया और उन्हें गुलहाए अक़ीदत नज़र किए। टोक्यो में होने वाली सरकारी तदफीन में कई ममालिक के सरबराहान और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने भी शिरकत की। और इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में अपने जापानी हममंसब फ्यूमियो किशिदा से मुलाकात की। दोनों लीडरों ने दो तरफ़ा ताउन को आगे बढ़ाने में जहानी साबिक़ जापानी वज़ीर आज़म शिंजो आबे की खिदमत को याद किया। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने की सिमत में काम करते रहने के अहद बस्तगी का भी इज़हार किया। इस दौरान कई इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। जापान के आजहानी साबिक़ वज़ीर आज़म शिंजो आबे की सरकारी आखिरी रसूम में शिरकत के लिए जापान पहुंचे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने हममंसब फूमियो किशिदा के साथ दो तरफ़ा मुलाकात की। टोक्यो में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के दौरान भारत जापान ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने में आजहानी शिंजो आबे के ताउन को याद किया गया। अपने करीबी दोस्त शिंजो आबे का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म मोदी की आवाज़ और अल्फाज में जज्बात वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर आज़म किशिदा ने आजहानी शिंजो आबे के ज़रिए दो तरफ़ा ताउन को मजबूत और वसी करने की कोशिशों को आगे जारी रखने की बात कही। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने भारत जापान शराकतदारी को मजबूत बनाने और एक आज़ाद, खुले और जामे भारत बहरुल खित्ते के नज़रिए को आगे बढ़ाने में जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म आजहानी शिंजो आबे के ताउन को याद किया। भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर भी ले गए और बहुत क्षेत्रों में उसका विस्तार भी किया और हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, भारत और जापान की दोस्ती ने। और इन सब के लिए आज भारत की जनता आबे शान को बहुत याद करती है, जापान को बहुत याद करती है। भारत एक प्रकार से आबे शान को मिस कर रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत जापान संबंध और अधिक गहरे होंगे और अधिक ऊंचाइयों को पार करेंगे और हम विश्व में समस्याओं के समाधान में एक उचित
भूमिका निभाने के लिए समर्थ बनेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जापान के वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशीदा ने आंजहानी शिंजो आबे की सरकारी आखिरी रसूम में शिरकत करने के लिए जापान आने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि वो भारत जापान ताल्लुकात को मजबूत करने की समत में ताउन जारी रखेंगे। स्वर्गीय आबे शिंजो के राजकीय शोक सभा के लिए आने पर धन्यवाद। इसके अलावा पूरे भारत में एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक रखे जाने पर भी धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी, आपने पूर्व प्रधानमंत्री आबे के साथ जापान भारत संबंध को नए स्तर तक पहुंचाया। ऐसे राजनयिक उपलब्धियों को और आगे बढ़ाते हुए मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत को साकार करने के लिए मैं आपके साथ निकट सहयोग करता रहूँगा। बातचीत के दौरान दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने मुतादिद इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने भारत जापान खुसूसी स्ट्रेटजिक और आलमी शराकतदारी को मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी ग्रुपों और इदारों के साथ मिलकर काम जारी रखने की भी बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, DG न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जापान का एक रोज़ा दौरा ख़त्म करने के बाद नई दिल्ली रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म देर रात दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंचेंगे। दीगर खबरों में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। सदर जमहूरिया ने आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ICMF का इफ्तिताह किया। और HAL के प्रोग्राम में इसरो की तारीफ करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इसरो ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसरो ने दिफा और दीगर शोबों के लिए कई सैटेलाइट लॉन्च किए जो हमारी ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम क्रायोजेनिक शोबे में आगे बढ़ रहे हैं। भारत दुनिया का छठा मुल्क है जो क्रायोजेनिक इंजन तैयार करने की सलाहियत रखता है। Indian Space Research Organization has been the pride of the nation. When this institution started operations in the 1960s, India was still a young republic facing challenges of severe poverty and illiteracy. But the potential which we held was immense. The rapid pace with which ISRO has grown caught the attention of even the most advanced and technologically developed countries. Sincere efforts and dedication of ISRO has made India emerge as only the sixth country in the world to have cryogenic engine manufacturing capabilities. साइंसदानों और डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि इन लोगों की वजह से भारत ने जिस तरह से कोरोना की वबा का मुकाबला किया है ये अपने आप में काबिले तारीफ है। We faced a major threat in the form of COVID pandemic, but the resilience and extraordinary effort of our doctors and scientists help us deal with the crisis. Our response to the pandemic has been appreciated everywhere. We launched the biggest vaccination drive in human history with vaccines manufactured in the country itself. We have even crossed the 215 crore mark in vaccine coverage. In combating the pandemic, our achievements have been better than those of many developed countries. इसके अलावा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का भी सगे बुनियाद रखा। सदर जमहूरिया आज सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी के इफ्तिताई प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगी। कर्नाटक हुकूमत ने बेंगलुरु में सदर जमहूरिया के एजाज़ में एक शहरी इस्तकबालिया का एहतमाम किया है। आज वो इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगी।
और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे गुजरात का आज दूसरा दिन है। वज़ीर दाखिला ने क्रिक कॉलेज का ज़ेर तामीर 750 बिस्तरों के जदीद अस्पताल का संग बुनियाद रखा। अमित शाह ने GTU की नई इमारत का संग बुनियाद भी रखा। अपने दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला ने महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस साल दादा साहब फाल्के अवार्ड माजी की नामवर फिल्मी अदाकारा आशा पारेख को देने का ऐलान किया गया है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि आशा भोसले, हेमा मालिनी, उदित नारायण, पूनम ढिल्लों और TS नागभरण पर मुश्तमिल दादा साहब फाल्के कमेटी ने आशा पारेख को 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजने का फैसला किया है। दादा साहब फाल्के कमेटी, जिसके सदस्य आशा भोसले जी, हेमा मालिनी जी, पूनम ढिल्लों जी, उदित नारायण झा जी और TS नागाभरणा जी, इन सब ने कमेटी की बैठक करके दादा साहब फाल्के अवार्ड जो इस वर्ष यानी कि 68वें फिल्म अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड्स पर जो दिया जाएगा, वो दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार आशा पारेख जी को चुना है। प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री है जिन्होंने 10 वर्ष की आयु में फिल्मों में काम करना शुरू किया और प्रख्यात फिल्म निर्देशक विमल रॉय जी ने उनको सबसे पहले माँ फिल्म में लॉन्च किया था। सिनेमा के शुबे का ये सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड हर साल नेशनल फिल्म अवार्ड तकरीब में दिया जाता है। इस साल ये तकरीब 30 सितंबर को मुनक़िद होगी, जहां सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अदाकार आशा पारेख को अवार्ड पेश करेंगी। गुज़िश्ता साल सुपरस्टार रजनीकांत को इस अवार्ड से नवाजा गया था। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज मुल्क भर की कई रियासतों में पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। दहशतगर्दों की फंडिंग पर काबू पाने के लिए मरकज़ मुख्तलिफ एजेंसियों और रियासती सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर 8 रियासतों में PFI के ठिकानों पर छापे मार रहा है। मरकजी एजेंसियों से मुवस्सिला इत्तलात की बुनियाद पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, कर्नाटक, दिल्ली और रियासती पुलिस महाराष्ट्र समेत 8 रियासतों में छापे मार रही है। सुबह सवेरे छापों के दौरान मुल्क भर में PFI के 160 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग, निजामुद्दीन समेत कई मकामात पर PFI के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। मरकजी एजेंसी और दिल्ली पुलिस मुश्तरका कार्रवाई कर रही है। PFI से वाबस्ता 30 से ज्यादा लोगों को दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात से हिरासत में लिया गया है। सिक्योरिटी के पेश नज़र दिल्ली में बाज़ मकामात पर दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। असम में PFI कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। असम में कई मकामात से PFI के 25 कारकुनों और लीडरों को गिरफ्तार किया गया है। असम पुलिस से मुवस्सिला इत्तलात के मुताबिक कामरूप दही से 5, गोलपाड़ा से 10, करीमगंज से 1, अवधलगड़ी से 1, दरंग से 1, धोबरी से 1, बारपेटा से 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उधर असम के वज़ीर आला हिमांता बिस्वा शर्मा ने असम में कहा है कि PFI के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस मुहिम को तेज़ किया जाएगा। Today in Assam, we have picked up 24 PFI people, but this operation will be intensified. कर्नाटक में भी पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया से वाबस्ता इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश पुलिस ने 8 जिलों के अंदर 21 लोगों को पकड़ा है। जो पिछले सप्ताह में 3 इंदौर, 1 उज्जैन के पकड़े गए थे, उन्हीं से पूछताछ में ये लिंक मिली थी पदाधिकारियों की, सहयोगियों की, और ऐसे 8 जिलों के अंदर 21 लोगों को पकड़ा है। कर्नाटक में पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया से वाबस्ता इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मैंगलुरु सिटी पुलिस ने PFI के कई अरकान को एहतियाती तहवील में ले लिया है। मैंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर एन शेष कुमार ने कहा कि PFI से वाबस्ता लोगों के खिलाफ CRPC 107, 151 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर निरुत्तम मिश्रा ने कहा कि
रियासती पुलिस ने 8 अजला से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले 21 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों इंदौर और उज्जैन से पकड़े गए 4 मुश्तबा अफराद से पूछताछ की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की गई है। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि PFI पाकिस्तान के ISI की हिदायत पर काम करती है, जो मुल्क के लिए ख़तरा है। जुमेरात को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की PFI की गतिविधियां इतनी दिनों से चल रही हैं, उससे एक बात बहुत साफ उभर कर दिखाई पड़ती है कि PFI ISI की प्रॉक्सी और अलकायदा की परछाई जैसी काम है जो काम कर रही है और देश के सौहार्द को, देश की एकता को किस तरह से छिन्न भिन्न करे, किस तरह से उसको सांप्रदायिक साजिशों के सहारे उसको ध्वस्त करे, इसकी कोशिशों में लगे रहे। जुमेरात को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की क़यादत में कई एजेंसियों ने 15 रियासतों में 96 मकामात पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मुख्तलिफ ठिकानों पर छापे मारे हैं। इस दौरान 100 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने अफसरान के तबादले और तैनाती के मामले में दिल्ली हुकूमत और मरकज़ के दरमियान तनाज़े पर तारीख तय कर दी है। इस मामले की समाअत अब 9 नवंबर को होगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच अब 9 नवंबर को इस मामले की समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिदायत दी है कि वो ताजमहल कॉम्प्लेक्स की दीवार से 500 मीटर के दायरे में तमाम कारोबारी सरगर्मियों पर रोक लगाने का हुक्म जारी करे। अदालत ने आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी से हुक्म पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर समाअत की जिसमें यूनेस्को की फहरिस्त में दर्ज आलमी सकाफती विरसे ताजमहल कॉम्प्लेक्स की दीवार से 500 मीटर के अंदर तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी के लिए दी गई हैं। 17वीं सदी के सफ़ेद संगमरमर से बने मकबरे के इलाके में तामीर पर मुकम्मल पाबंदी है। इसके अलावा गाड़ियों की नकल हमल, लकड़ी जलाने, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का फजला और ज़रई फजला फेंकने पर भी पाबंदी लगी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने माशी तौर पर कमज़ोर तबकात को सरकारी मुलाजमतों में 10% रिजर्वेशन से मुतालिक आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। दरख्वास्तों में तालीम और सरकारी मुलाजमत में इस रिजर्वेशन को नाफिज करने के लिए लाए गए 103वें आईनी तरमीमी एक्ट को मनसूख करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचों में होने वाली समाअतें आज से बराह रास्त नशर की जा रही हैं। मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत और दलाइल आम आवाम घर बैठे देख सकेंगे। ये पहला मौका होगा जब सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता समाअत को बराह रास्त नशर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की समाअत आज से लाइव स्ट्रीम हुई। आज से आईनी बेंच की तमाम समाअतें बराह रास्त नशर की जा रही हैं। काफ़ी अरसे से इसका मुतालबा किया जाता रहा है। ठीक 4 साल कबल 27 सितंबर 2018 को उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने एक बेंच की क़यादत करते हुए आईनी अहमियत के मामलात में अहम कार्रवाइयों के लाइव टेलीकास्ट या वेबकास्ट पर एक तारीखी फैसला सुनाया था। कार्रवाई webcast.government.in SC इंडिया पर देखी जा सकती है। जल्दी सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई के बराह रास्त टेलीकास्ट के लिए अपना प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब आईनी बेंच के सामने कई अहम मामला ज़ेर समाअत हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 आईनी बेंच मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत कर रही हैं। चीफ जस्टिस यूयू ललित की सदारत वाली आईनी बेंच इक़्तिसादी रिजर्वेशन के मामले की समाअत कर रही है। दूसरी बेंच की सरबराही जस्टिस DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं। इस बेंच ने दिल्ली हुकूमत और मरकजी हुकूमत के दरमियान अफसरान के ट्रांसफर पोस्टिंग के हुकूक से मुतालिक तनाज़े की समाअत की। तीसरी आईनी बेंच की सरबराही जस्टिस संजय किशन कौल कर रहे हैं। यह बेंच बार कौंसिल के कवानीन से मुतालिक मामले की समाअत कर रही है। उधर राजस्थान में जारी सियासी तातुर पर कांग्रेस हाईकमान काफ़ी नाराज है। लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग के मनसूखे के बाद रियासत में सियासी हलचल तेज हो गई है। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जो जयपुर मुशाहिद के तौर पर आए थे, आज कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। अब तक रिपोर्ट पेश किए जाने की तस्दीक नहीं हो सकी है। राजस्थान में साल 2018 में असैलमी इंतखाबात हुए थे। उसके बाद साल 2020 में पायलट और गहलोत के दरमियान झगड़े की वजह से रियासती हुकूमत में अदम इस्तेहकाम का माहौल था, जो आज भी बना हुआ है। दूसरी जानिब बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस की हलचल पर तंज किया। उन्होंने कहा कि क्या भारत जोड़ो में तफरीक कम है, जो राजस्थान में भी ड्रामा शुरू हुआ।
और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3-4 दिनों में शुमाली मगरबी भारत और वस्ती भारत के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश का सिलसिला रुक जाएगा। दिल्ली एनसीआर में धुंध की शुरुआत होने लगी है। वहीं ओडिशा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। अगले 2-3 दिनों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा में बारिश हो सकती है। बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ, जनूबी कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। मशरक़ी उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार जज़ाइर, मराठावार और केरल में बारिश का इम्कान है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 1 या 2 मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक अवामी खिदमात का 15 रोज़ा प्रोग्राम मना रही है। इसके तहत आज दिल्ली में सरदार पटेल मार्ग के करीब सिलाई मशीन सेंटर का इफ्तिताह किया गया। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता समेत कई लोग मौजूद थे। इस मौके पर खाने की प्लेट भी तकसीम की गई। महिलाओं को लेकर के इस सरकार ने पिछले 8-9 वर्षों में अनेकों ऐसे नए नियम लाए, योजनाएं लाई जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए थी। मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी ने महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वच्छता तीनों दे करके उनका समाज में स्थान, उनका स्तर ऊंचा किया है। जहाँ शौचालय नहीं थे उनको शौचालय दिए गए, उनका नाम इज्जत घर रखा गया, जिससे उनको सम्मान और स्वच्छता मिली। और सुरक्षा के लिए उनको अपनी जीविका स्वयं कमा करके आत्मनिर्भर होकर के परिवार के भीतर उनका स्वाभिमान बढ़े, उनकी निर्भरता किसी और पर ना रह करके अपने ऊपर रहे, इसका कार्य हुआ है। उसी लक्ष्य को, उसी उद्देश्य को और उसी आदर्श को आगे बढ़ाते हुए ये आज एक विनम्र प्रयास हुआ है। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारी की पूजा करने से इसार, फजीलत, तहम्मुल, ताकत और लाताल्लुक़ी में इजाफा होता है। दुश्मन पर फतह हासिल करने में कामयाबी मिलती है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन कल पूरे मुल्क में मंदिरों में अक़ीदतमंदों की भीड़ लगी। मंदिरों में कल सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। पूरे मुल्क में शारदीय नवरात्र अक़ीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। बैरून मुल्क मुक़ीम भारतीय भी रस्मी नवरात्रि का इनेकाद कर रहे हैं। और इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा, आज माँ की दूसरी शक्ल माँ ब्रह्मचारिणी की खुसूसी पूजा का दिन है। मेरी दुआ है कि वो तमाम अक़ीदतमंदों को ताकत, अहलियत और कामयाबी से नवाजे। अजमेर में दर्जी ऑनलाइन के नाम से CSC चला रहे सेठा सिंह रावत ने 30 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया हुआ है। कोरोना के दौर में मास्क बनाने से शुरू करने वाले सेठा सिंह की ये सोच आज मुल्क भर में नाम रोशन कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त को इतवार के मन की बात प्रोग्राम में उनका जिक्र किया और तारीफ भी की। सेठा सिंह नज़दीक के ही गाँव बोबानी में रहने वाले देही इलाके के 27 साल नौजवान हैं। उनके दिमाग में हर वक्त कुछ नया करने की चाह रहती है। उन्होंने डिजिटल इंडिया के बैनर तले अजमेर में कॉमन सर्विस सेंटर खोला है और अब मुल्क के हर जिले में उनके नुमाइंदे काम कर रहे हैं। उन्होंने बेसहारा खवातीन और बेरोजगारों को रोजगार दिया है। गांव-गांव मुफ्त सिलाई की ट्रेनिंग भी दी जाती है। MBA की तालीम हासिल करने का मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में महारत हासिल करना होता है। भारत के नौजवान अब बैरून मुल्क तक जाकर MBA की तालीम हासिल करते हैं, लेकिन आज हम आपको अजमेर ज़िले के दाता गांव के रहने वाले 25 साल 12वीं पास नौजवान सेठा सिंह रावत से मिलवा रहे हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के नारे पर अमल करते हुए सेठा सिंह अब पूरे भारत में अजमेर की पहचान बन रहे हैं। सेठा सिंह रावत ने अजमेर के पुलिस लाइन इलाके में टी-शर्ट्स, कैरी बैग्स, लैपटॉप बैग, गर्म जैकेट्स वगैरह बनाने के लिए किराए पर मकान लिया है। इसके लिए वो ख़वातीन को 3 माह तक मुफ्त सिलाई की तरबियत देते हैं और तरबियत याफ्ता ख़वातीन को कम से कम 6,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर मुलाजमत भी फराहम कराते हैं। हमने कोविड के टाइम एक दर्जी ऑनलाइन के नाम से एक व्यवसाय शुरू किया था और उसमें कोरोना के बाद हमने CSC ग्रामीण ई-स्टोर एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम उनसे जुड़े और आज ऑल ओवर इंडिया से हमें CSC ग्रामीण स्टोर के माध्यम से ऑर्डर्स मिलते हैं और आज पूरे इंडिया में हम हमारा काम फैला चुके हैं।
आज सेठा सिंह के डिजिटल जनरेशन इंस्टीट्यूट में तकरीबन 50 ख्वातीन और नौजवान काम कर रहे हैं और उनके इदारे का सालाना कारोबार 1 करोड़ रुपए से तजावुज कर गया है। सेठा सिंह 1000 ख्वातीन को खुद इन्हिसार बनाना चाहते हैं। सेठा सिंह का ख्याल है कि डिजिटल इनकलाब ने अजमेर की मसनूआत को मुल्क भर में फ़रोख्त करना आसान बना दिया है। अब हेड ब्लॉक प्रिंटिंग शर्ट भी तैयार की जा रही हैं। मैन्युफैक्चरर के सामान की ख़रीदारी में मेयार को तरजीह दी जाती है। सेठा सिंह उन नौजवानों के लिए तहरीक हैं जो किसी भी वजह से स्कूलिंग के बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सके। उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनमें सलाहियत है तो वो खुद के रोज़गार के साथ साथ दूसरों को भी रोज़गार दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने आज सुबह तारीख रकम कर दी। नासा का डार्ट मिशन आज सुबह 4:45 पर कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। इस मिशन में ज़मीन को एस्ट्रॉइड के खतरे से बचाने की मशक के तहत नासा का डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट स्पेस क्राफ्ट एस्ट्रॉइड डेमोरफोस से टकराया और उसकी सिमत बदल दी। इस मिशन की कामयाबी के बाद अब ज़मीन की तरफ आ रहे खतरनाक एस्ट्रॉइड की सिमत को बदला जा सकेगा और मुस्तकबिल में ऐसे किसी भी खतरे से बचा जा सकेगा। खेल की खबरों में भारतीय फुटबॉल टीम आज दोस्ती फुटबॉल टूर्नामेंट में वियतनाम के खिलाफ दोस्ताना मैच खेल रही है। गुज़िश्ता हफ्ते भारतीय टीम को कम रैंकिंग वाले सिंगापुर के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ पर मुतमईन होना पड़ा था। दूसरी तरफ वियतनाम की टीम पहले मैच में सिंगापुर को 4-0 से शिकस्त देने के बाद पुरइत्माद है और भारतीय टीम को उनके खिलाफ अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करना होगा। टीम इंडिया की कोशिश सिंगापुर के खिलाफ मैच में की गई गलतियों को दुरुस्त करते हुए बेहतर मुजाहरा पेश करने की होगी। टीम इंडिया को अपने डिफेंस पर काफ़ी तवज्जो देनी होगी। और इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।